नमस्कार, मैं पुष्पांजलि। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो में स्वागत है। आज मैं दो ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी जोड़ी बहुत चर्चित है। इन्होंने साथ में 200 से अधिक गानों को लिखा और कंपोज किया है। हमारे बीच अखिल सिंह जी, जो जाने माने गीतकार हैं और इनके लिखे हुए गाने कई फिल्मों में आए हैं, और अमित कुमार एमी जी, जो सूफी स्टार हैं और कई भाषाओं में अपनी मधुर आवाज़ दी है। ये रियलिटी शो के प्रतिभागी भी रहे हैं, जिसमें राइजिंग स्टार, वॉइस ऑफ इंडिया और पीटीएन न्यूज़ में स्वर झनकार के विजेता बने। तो आइए मिलते हैं अमित जी और अखिल जी से। अखिल जी और अमित जी, हमारे केवी स्टूडियो में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अखिल जी, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं गीतकार अखिल सिंह पेशे से गीतकार हूँ और संजोग से उस धरती से हूँ जहाँ राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म हुआ था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी नगरी से होते हुए उस गांव से हूँ और उस मोहल्ले से हूँ और संजोग से उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। वाह। तो एक छोटा सा गीतकार कहिए, अदना सा गीतकार। गीत लिखना मेरा पेशा है और शब्दों को लिखता हूँ, भाव को पिरोता हूँ, और जहाँ तक होता है कि अच्छे अच्छे भावों को पिरो के और गायकों के माध्यम से, समाज के माध्यम से कुछ नई चीज़ें को पेश करता हूँ। वाह। अमित जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम अमित सिंह एमी है और मैं लखीसराय के एक छोटे से प्यारा सा गांव है, मोहन कुंडी जगह का नाम है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं बाय बर्थ बंगाली हूँ और हमारे फादर मतलब स्टार्टिंग से उधर ही रहे, रेलवे एम्प्लॉय थे फादर हमारे। और मैं मतलब बेसिक इंस्टीट्यूट अपना सारा LKG से लेके मतलब 5 क्लास तक वहाँ पे स्टडी किया वेस्ट बंगाल में। अच्छा। कुंडू लाइन बेलगछिया जगह हमारा क्वार्टर था। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया म्यूज़िक के लिए, फिर वहाँ पे कंटिन्यू 8 साल संगीत से विशारद किया मैंने। उसके बाद मैं करने के बाद म्यूज़िक शुरू किया। सर के लिए बहुत सारे गाने मैंने कंपोज़ किए, इन्होंने मेरे लिए बहुत सारे गाने भी लिखे हैं, बहुत सारे गाने लिखे हैं। उसके बाद फिर शुरू हुआ मेरा कंपटीशन लेवल का जो रियलिटी शोज़ वगैरह आते हैं टीवी पे, उसके लिए एक राइजिंग स्टार आया था 2016 में। मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार की बेटी, काफ़ी नाम उन्होंने, काफ़ी अच्छी उनकी गायकी है। हमारे साथ वो गए थे, मैं वो साथ में ही थे। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दरअसल किसी कारणवश मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया और मैं नेक्स्ट राउंड तक नहीं जा पाया, लेकिन स्टूडियो राउंड तक गया था और अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। बेगूसराय से खास बहुत लगाव है, बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलता है यहाँ से। तो राइजिंग स्टार और संगीत विशारद, यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? क्या क्या अनुभव रहे आपके? राइजिंग स्टार में तो मैं क्या बोलूँ, वैसे खुद भी फेस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्शलिटीज़ ज़रूर होती है वहाँ पे। मतलब अच्छा। हमारे बिहार के आर्टिस्ट को लेके, या फिर मैं ज़्यादा खुल के नहीं बताऊँगा, ये पब्लिक है तो बाकी समझ सकते हैं कि मतलब कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, थोड़ा बहुत है। हमारे बिहार के आर्टिस्ट को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। आज मैथिली ठाकुर ही हैं, वो इतना अच्छा गा सकते हैं कि मेरा जहाँ तक मानना है, मैं खुद जब वहाँ पे नहीं गया तो मैं कैसे बोलूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जो उसका विनर था शो का, उनसे बहुत अच्छा ये गा रहे थे जी। इन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए था, बहुत कुछ। हमारे बिहार के जो जिन्होंने वोट किया था इनके लिए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी उनसे, लेकिन कुछ मिला नहीं। और इस टाइप का मतलब जितने भी हमारे बिहारी आर्टिस्ट जाते हैं, हाल ही में देखिए बहुत बड़ी घटना घटी है सुशांत सिंह राजपूत को लेके। जी। कारण जो भी हो, लेकिन उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें मतलब आउटसाइड कर दिया जाता है, इंडस्ट्री से उन्हें अलग कर दिया जाता है, बहुत भेदभाव किया जाता है। हमें नहीं पता किस वजह से ये घटना घटी है, लेकिन कुछ तो वजह है, तभी मामला CBI तक गया है। और हमारी विशारद की, जो आपने ये पूछा कि विशारद मैं किया, मैं दरअसल गया था वहाँ पे इंजीनियरिंग करने पंजाब। अच्छा। तो मेरे पास बहुत सारा मतलब पैसा नहीं था। मतलब फादर साहब, जाहिर सी बात है कि जो बिहार हैं तो इधर से ही हैं, तो ज़्यादातर मानना ये है कि इस पेशे में, इस चीज़ों में और इस फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में ज़्यादा करियर अच्छा है नहीं। उन लोगों का मानना है कि करियर अच्छा है नहीं, कुछ अच्छा सा कोर्स करो, इंजीनियरिंग करो, या फिर जो भी चाहते हो करो,
इसको मत करो। लेकिन जहाँ दिल में संगीत बजती है वहाँ फिर कुछ नहीं हो पाता है। वहाँ जाने के बाद मैं अपने फ्रेंड सर्किल से, हमारे फ्रेंड सर्किल काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत, मैंने कलेक्ट किया, पैसे को अरेंज करके अपना हारमोनियम लिया, आज तक मेरे साथ है। और उस हारमोनियम से मैं रियाज़ शुरू किया। काफ़ी दिन तक गुरु की तलाश में भटका, इधर उधर नहीं मिले। फिर हमारे गुरुजी शांतिलाल चौहान, हमारी मैम राजकुमारी चौहान, बच्चे की तरह सिखाने के साथ साथ एक आदर्श गुरु भी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और आज संगीत विशारद में मैं प्रैक्टिकल से लगातार 2 बार डिस्टिंक्शन हूँ, वाह, उनके वाह। आशीर्वाद से। तो अब जब आप संगीत में विशारद कर चुके और इतना नेम फेम कमा लिया है, तो आपके पेरेंट्स का आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया है? अब वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया। पेरेंट्स तो अब बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, या फिर कुछ ऐसे मुकाम हैं जहां तक मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया। उन्हें लगता है कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है, अभी तक के हिसाब से जहां तक उन्होंने देखा। इंजीनियरिंग भी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था, उसमें भी 70% आए मेरे, तो वो तो इस चीज़ से खुश हो गए, चलो इसके पास डिप्लोमा का डिग्री है, इंजीनियरिंग का डिग्री है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, कर लेगा। तो चलो अगर इसका मन है तो ये भी कर रहा है। अब काफ़ी सपोर्ट है पेरेंट्स का, काफ़ी सपोर्ट। ऐसे भी कोई भी काम पेरेंट्स के बिना नहीं हो पाता है, बिल्कुल, विदाउट सपोर्ट नहीं हो पाएगा। विदाउट सपोर्ट हो नहीं पाता। भले दिल से वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, दुनिया को देखते हुए कि इस फील्ड में लोग बस यहाँ तक सीमित, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनके मेरे दिल की बात, हमारी मन की बात को उनको मारना था, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि हम जो चाहें वो करें, लेकिन लोगों को देखते हुए, ज़माने को देखते हुए, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कुछ साइड से अपना जो जिसको देखते हैं कि इसमें आगे लोग बढ़ रहे हैं वो कोर्स करो, उसके बाद जो तुम्हारा मन है। अब काफ़ी सपोर्ट करते हैं और अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत प्यार मिलता है। और बेगूसराय से इसलिए भी लगाव है कि मैं अपने लाइफ का सबसे पहला स्टेज शो बेगूसराय से शुरू किया मैंने, इसलिए मेरे लिए खास बहुत रखता है बेगूसराय। तो आप संगीत में शैक्षणिक कार्य भी करते हैं, मतलब शिक्षा देने का, बच्चों को सिखाना, ये सारे? अभी तक तो मैं वैसे स्टार्ट नहीं किया मैंने, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दूंगा, हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आप किन किन भाषाओं में संगीत का कार्यक्रम देते हैं, गाते हैं? वैसे तो मैं लगभग अभी तक पुष्पांजलि मतलब 7 लैंग्वेज में मैं गा चुका हूँ। अरे हाँ, तमिल हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली, हमारे फादर साहब उधर ही रहते थे बंगाल में, तो वो भी थोड़ा सा आ गया। मैंने पंजाब में अपना स्टडी कंप्लीट किया, तो पंजाबी लैंग्वेज तो है ही हमारे साथ। मैथिली गाता हूँ, मगही वगैरह, हमारा अंगिका है हमारा लैंग्वेज खुद का पैटर्नल, तो भोजपुरी, बाकी सर ने बहुत सारे गाने लिखे हैं हमारे लिए। तो मैं चाहूँगी, अब आप जब बेगूसराय की धरती पे आज गए हैं और इसके भी स्टूडियो में आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा गाना मैथिली सॉन्ग सुना दीजिए ताकि हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कनी हसियौ न सजनी गुलाब कहैया, कनी हसियौ न सजनी गुलाब कहैया, फूल झर झर आहाँ से सवाल करैया, कनी हसियौ न सजनी गुलाब कहैया, कनी हसियौ न सजनी गुलाब कहैया। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सो सुंदर। मच। अभी तो आप स्टेज प्रोग्राम करते हैं, कंपोजिंग करते हैं, आगे का क्या आप सोचे हैं, आगे फ्यूचर में क्या करना है? हाँ, मैं सर के लिए कंपोज करता हूँ, स्टेज शो करता हूँ। फ्यूचर में तो बॉलीवुड ही है टारगेट। अच्छा। लेकिन हाँ ज़रिया, लेकिन बहुत सारे, वैसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब कुछ कम नहीं रहा, पहले को देखा जाए तो बहुत आगे है। हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट भोजपुरी में भी हैं, हमारे परंपरा को जीवित रखे हैं वो। तो मैं उस चीज़ को भी मतलब अपना ड्रीम ही मानता हूँ, करियर ही मानता हूँ। बाकी नित्य प्रतिदिन रियाज़ करता हूँ अपना, सुबह 5 बजे रियाज़ करता हूँ हर दिन अपना। गुरुजन से नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद, माँ पिता का जो संस्कार उन्होंने मुझे दिया है, उसे सामने रख के मंदिर सा बना के मन में रियाज़ करता हूँ।
बाकी जहाँ तक किस्मत भी कहा जाता है, थोड़ा सा लक, और ऊपर वाला जहाँ तक लेके जाए, हर दिन रियाज कर। अखिल जी, आपसे ये सवाल है कि एक छोटे से गांव से निकलकर टी सीरीज जो एक बहुत जानी मानी कंपनी है, वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? मैं लिखने का शौकीन था बचपन से। मैंने इतना कविताएं सुनी है दिनकर जी के। घर के पास में मेरा घर है और कभी आज सो, कभी जयंती, कभी दिनकर जी का पुण्यतिथि होता है, या मतलब कभी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सुनते सुनते रचनाएं लिखने की अंदर से ही हुनर थी। मेरे बाबूजी भी लिखा करते हैं। पापा मेरे फौजी हैं, रिटायर फौजी हैं, वो देश के लिए सेवा करते रहते करके उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। तो उनका क्या है कि मैंने वहाँ से लिखना चालू किया। एक बार आ रहा था मैं अपने घर की ओर, तो एक बुजुर्ग थे, ट्रेन की बात है, मैं दिल्ली से आ रहा था। बुजुर्ग ने कहा, आप दिनकर के यहाँ से हो, अच्छे खासे बोल लेते हो, लिख लेते हो, तो आप गीत क्यों नहीं लिखते? क्योंकि आज का दौर मॉडर्न हो गया है। बिल्कुल। अगर कविता लिखोगे आप, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके लिए आप गार्जियन के अंदर जगह नहीं बना पाओगे। तो मैंने लिखना चालू किया और संजोग से मैंने लिखना चालू किया तो हमारे साथ के अपने बेगूसराय के धरती के हमारे बहुत लोग गाना गाते हैं, हमारा लिखा हुआ डॉक्टर साहब, डॉक्टर धीरज कुमार हैं। अच्छा। और उन्होंने भी लिखा। मेरा टी सीरीज से पहला गाना उन्हीं के माध्यम से आया था। मैंने उन्हीं के बोल से मैं टी सीरीज में गाना दिया था। और उसके बाद संजोग कहिए, भगवान का आशीर्वाद कहिए कि हमारे पास एक अच्छे से कंपोजर मिल गए। उनमें मेरे बेस्ट कंपोजर आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं, अमित सिंह अम्मी जी। ये मेरे अच्छे मतलब गानों को, अपना मेरे शब्दों को प्रेम। हालांकि मैं तो गीतकार कभी रहा नहीं, मेरे घर के खानदान में कोई नहीं रहा है, किसी का संगीत से कोई रुचि नहीं रहा। मेरे आसपास भी बेगूसराय में भी बहुत कम लोग हैं जो संगीत से रुचि रखते हैं, और स्ट्रगल करके ही रुचि रखना पड़ता है। मतलब घर को छोड़ो तो फिर इंडस्ट्री में आओ। तो ऐसे करने के बाद अच्छा शब्द मिला। हालांकि इंजीनियरिंग लाइन से था तो उससे मुझे फ़ायदा मिला कि मैं कहीं भी बात कर लेता था बेझिझक ढंग से। और ये जो होता है ना कि किसी का कॉन्टैक्ट ढूंढना हो तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसके पास नहीं, नेट का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद कि धीरे धीरे मेरा गाना आना चालू हो गया। आज की डेट में करीब 150 गाने मेरे आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टीसी जैसी कंपनी में नॉर्थ इंडिया की तरफ से अकेला है जो 20-25 गाने मैं हर महीने 2-3 गाने में देता रहता हूँ। टीसी जैसी संस्था को, भोजपुरी की बड़ी कंपनी है, उनको देता रहता हूँ। भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, अंगिका, पंजाबी हिंदी, हरियाणवी हिंदी, करीब 7 भाषाओं में लिखता हूँ मैं। और 7 भाषाओं में, अलग भाषाओं में जब भी लिखता हूँ तो हमारे भाई साहब हैं, भाई कहे, छोटे भाई कहिए या जो भी, अम्मी जी कंपोज करते हैं। तो सब कुल मिला जुला के वहाँ पहुँचते पहुँचते अब घर वाले को लगता है, जब टीवी में कहते ना, कहा जब टीवी में, न्यूज़ में, अखबार में छपेगा तभी पापा विश्वास, तभी घर वाले आपके भरोसे करेंगे कि हाँ कुछ कर रहा है। भाई कम आमदनी नहीं है तो कम से कम तो आ रहा है। तो इस तरीके से हमने टीसी तक का सफ़र तय किया। अखिल जी, आपके कोरोना के गीत जिसे बेगूसराय के सिने अभिनेता श्री अमित कश्यप जी ने गाना गाया है, तो उसके शब्दों का ख्याल आपके मन में कैसे आया? अचानक से, जैसे कि मैं केबी स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि बेगूसराय में उन्होंने पहचाना। केबी स्टूडियो ने अपने बेगूसराय के जितने भी छोटे हैं, बड़े कलाकार हैं या जिस भी क्षेत्र से संबंधित हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है, उनको सहारा रही है आगे। मतलब उनको दिखा रहे कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब का कॉल आता है मेरे पास अचानक से कि अखिल जी आप फ्री हैं, तो मैं कौन भला गौरवान्वित होगा कि चलो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया। तो मैं इसी तरह से हम बैठे हुए, मतलब अपना होली का टाइम था कोरोना का, तो मोदी साहब ने थाली बजवा दिया था उस टाइम, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। तो थाली का जो योगदान हुआ, तो फिर चलो भाई अब सामाजिक कार्य करना है, कैसे जागरूक करें लोगों को। तब तक जागरूकता नहीं थी, किसी को जागरूकता कुछ नहीं है, फलाना ढेकाना है, बच्चे होता था मन में था ये सवाल कि कुछ नहीं है, सब आएगा जाएगा। तो अचानक से बैठा हुआ था, दिमाग में कुछ शब्द सूझे और वहीं से अमित कश्यप सर से बात हुई। तो उन्होंने कहा अखिल बाबू कुछ हो जाए क्या। और संजोग से वो गाना 7 मिनट में लिखा गया। वाह। 7 मिनट में वो गाना लिखा गया। और 7 मिनट में लिखने के बाद और सर ने उनको 5 मिनट में गाया। सर ने एक ही टेक में पूरा गाना, अमित कश्यप सर ने पूरा एक टेक में गाना गा लिया। और इसी तरह से गाना बन गए। फिर बात हुई कि चलो भाई गाना तो बन गया। तब तक में क्या हुआ कि 10-12, 8-10 इंटरनेशनल चैनल पे, नेशनल न्यूज़ चैनल हैं,
और कुछ पत्रिकाएं, नेशनल पत्रिकाएं, सब पे गाना आ चुका था। तो अब बात हुई कि इसका हिंदी संस्करण कैसे किया जाए। तो अमित जी थे, बात हुई, अमित जी आप लगता है हिंदी संस्करण करना चाहिए। तो हिंदी संस्करण करने के बाद परमिशन लिया गया। अमित कश्यप ने कहा कि हाँ हिंदी संस्करण हो जाना चाहिए। तो मैंने हिंदी संस्करण किया। हिंदी होने के बाद अब ये हो गया, अमित जी ने अपने स्वर में इनको ढाला। ये लाइव प्रोग्राम था, ये लाइव गाना था, ये गाना कोई पिक्चराइज नहीं था। वीडियो में अमित कश्यप सर ने भी लाइव शूट किया था। अमित जी भी लाइव ही शूट किए, लाइव ही बजा के। और पहला गाना था जो भारत का, पूरे भारत का कोई भी मीडिया का चैनल नहीं था जिसने इसको प्ले नहीं किया। पूरे बिगेस्ट हिट्स रहा। और संजोग से जिस चैनल पे करीब 200-250 लोगों ने तो अपने फेसबुक पे डाला था उसको, और करीब कितना शेयर हुआ, बहुत अच्छा रहा और जागरूकता मिली हमें। वो उस गाने का मेरा फल में कहूँ, या होता है ना कि किसी का फल मिले, काम करो फल की चिंता मत करो, उस गाने का फल ये मिला कि कई जागरूकता वाले ग्रुप ने उस गाने को अपने थीम अपने वो क्या अपने संगीत से जोड़ा। अपने जागरूकता वाले जो बैनर पे हमारे गाने को उन्होंने बजाया और लोगों को समझाया कि क्या है। और अमित जी, हम तो चाहेंगे कि अब स्टूडियो में अमित जी भी हैं तो उस गाने को का हिंदी संस्करण अमित जी के मुख से सुन लिया जाए। अमित जी, आपने कोरोना गीत का हिंदी संस्करण किया है जो काफ़ी पॉपुलर रहा। हाँ जी। तो मैं चाहूँगी कि कुछ गा के सुना दे ताकि केवी स्टूडियो के माध्यम से ये जागरूकता दर्शकों तक पहुँचे। बिल्कुल, बार बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रिस्पेक्टेड डॉक्टर रोशन सर केवी स्टूडियो बेगूसराय का। और सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है पुष्पांजलि जी की सर ने गाना तो लिखा और अमित कश्यप सर ने गाया। बहुत अच्छे इंसान हैं, साथ में अच्छे अभिनेता के साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनका भी नाम अमित है मेरा भी नाम अमित है। दोनों अमित मिलके आज इस गाने को वर्ल्ड लेवल तक हम लोगों ने पहुंचाया है। और सर बहुत अच्छा, दरअसल शब्द का कीमत होता है, बहुत अच्छा शब्द लिखते हैं और ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है आदरणीय राष्ट्रीय कवि दिनकर साहब के। ज़मीन से जुड़े रहने के वजह से वो शब्द जेनेटिक होता है ये सब चीज़। तो ये बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ये कोरोना से रिलेटेड ही गाने, कोरोना के लगभग 2-3 गाने सर लिखे हैं जो मैं कंपोज किया और सारे गाने टेलीकास्ट हुए हैं। सारे गाने न्यूज़ वाले कॉल करके मुझसे लेते हैं, मैं अपने सोशल आईडी पे डालता हूँ, उससे वो गाने को लेते हैं, उसके बाद वो टेलीकास्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो कोरोना वरदान है, कोरोना का ये जो काल है मेरे लिए तो वरदान है, क्योंकि इस रीज़न में सबसे ज़्यादा मेरे गाने टेलीकास्ट हुए हैं टीवी पे कोरोना के टाइम में। तो आइए सर का जो गाना था मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। कोरोना है भैया एक महामारी, इसके चपेट में दुनिया है सारी, इसको हम सब मिल के भगाएंगे, प्रॉपर सैनिटाइजर हम लगाएंगे, कोरोना पे विजयी बनाएंगे, प्रॉपर हैंड वॉश हम कर पाएंगे, कोरोना पे विजयी बनाएंगे। दरअसल गाने का उद्देश्य और लिखने का सर का उद्देश्य ये था कि हम लोग जो भी रूल रेगुलेशन हमारे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से बनाए गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाए गए हैं, प्रॉपर हैंड वॉश करते रहना चाहिए, 2 गज़ की दूरी पे खड़े रहना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का पालन करनी चाहिए, मास्क वगैरह प्रॉपर हम लोग यूज़ करें। सारी चीज़ों को सर ने उसमें मेंशन किया है और अमित कश्यप साहब ने गाया है उन्हें, मैं उसका हिंदी संस्करण गाया हूँ। मेरा सौभाग्य है मेरे लिए ये। बहुत अच्छा गाना है। थैंक यू। आपने अभी तक इतनी सफ़र तक कहाँ प्रोग्राम किया? मैं पुष्पांजलि जी बर्थ से मैं बंगाल से हूँ। तो बंगाल में बहुत सारे दुर्गापुर, फिर बर्धमान हो गया, फिर कचड़ापारा, कुंडू लाइन, बेलगछिया, ये सब जगह मैंने स्टार्टिंग शो अपने शुरू किए थे। और उसके बाद मैं पंजाब में अपना म्यूज़िक शुरू किया सेकेंड टर्म में। वैसे तो मैं बचपन से ही मेरा शौक़ है और ये शौक़ है तो कहीं ना कहीं मेरे मन में रहता था, कोई भी छोटी मोटी कंपटीशन होते थे उसमें मैं चला जाता था। मेरे फादर साहब नहीं भी परमिशन देते थे तो मैं कहीं ना कहीं छुपा के चला जाता था और कई बार विनर भी हो जाता था, ट्रॉफी भी ले के आता था, लेकिन पापा को नहीं बताता था, इसलिए कि ताकि उनको तकलीफ़ हो, ताकि उन्हें लगे कि मेरे परमिशन के बिना गया है।
और कहीं ना कहीं खुश भी होते, लेकिन अब पता नहीं उस टाइम लगता था कि तकलीफ़ होगा। उस ट्रॉफीज़ को मैं किसी और को दे देता था। अगर उस टाइम से अगर मैं ट्रॉफीज़ को जमा किया होता तो लगभग 100 से 200 ट्रॉफीज़ हमारे पहले के होते। तो उस टाइम से मैं शो करता करता फिर पंजाब चला गया। पंजाब जाने का एक मेरे फैमिली की तरफ से रखा गया था कंडीशन कि बाहर तुमको तभी भेजेंगे जब तुम्हारा मैट्रिक में अच्छा नंबर आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारे बिहार में ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल सही। कि किसी भी यहाँ तक एक कि मतलब साइकिल या बाइक कुछ भी गिफ्ट किया जाता है, एक कंडीशन रखा जाता है कि तुम मार्क्स अच्छे लाओगे तो किया जाता है। ये प्रेशर नहीं है, खुश होके वो देते हैं, ऐसा नहीं प्रेशर बनाया जाता है उन पे। और अगर प्रेशर कोई बना रहे हैं तो मैं केबी स्टूडियो के माध्यम से कहता हूँ किसी भी बच्चे पे प्रेशर ना बनाए। वो उनके मन में खुद है, वो खुद ही प्रतिभा उनका उभर के आएगा, वो आपका नाम रोशन ही करेंगे, बस उन पे विश्वास रखें आप। तो उस टाइम हमारे फ्रेंड सर्किल काफ़ी सपोर्टिव थे, मैंने पहले भी कहा, आज भी हैं सपोर्टिव। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, कलेक्ट किया। मैंने उन सभी से एक हारमोनियम लिया। उसके बाद हमारे गुरुजी बहुत सपोर्टिव निकले। मतलब ऐसे म्यूज़िक का जनरली क्लासेस होता है वीक में 2 दिन। हमारे गुरुजी ने मुझे 6 दिन क्लास देते थे और सुबह शाम देते थे, सुबह शाम सुनते थे। और मतलब बच्चे की तरह मैंने उनको सारा कुछ बताया। तो वो मतलब रहने से खाने पीने सारा कुछ, मतलब कहता नहीं जिस पे गुरु मेहरबान होता है वो कुछ भी कर लेता है, बस वही चीज़ मेरे साथ हो गया। और मेरे गुरुजी मेरे शांतिलाल चौहान मैम, मेरी राजकुमारी चौहान, उनका बहुत साथ रहा, उन्होंने बहुत साथ दिया। मैं नित्य प्रतिदिन रियाज़ करता गया, आगे बढ़ता गया। जो राग को, कोई भी राग होता है, जैसे प्रारंभिक राग है बिलावल राग है, भोपाली राग है, किसी भी राग को करने में मिनिमम 15 से 20 डेज़ लगते ही लगते हैं। मैं किसी भी राग को 2 से 3 दिन में कर देता था, 4 दिन बहुत होता था, कर देता था उसको। तिहाइयाँ, ताने, आलाप, सारे कुछ अलंकार मैं करके उनको हैंड ओवर करता था। वो काफ़ी मेरे से इम्प्रेस होते थे। उनको लगता था, इसलिए मैं करता था कि मेरे पास 3 साल ही टाइम है डिप्लोमा का, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 3 साल में कुछ नहीं करूँगा तो मेरा ये धरा का धरा रह जाएगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। इस 3 साल में हमको इतना कुछ करना है कि ये 3 साल मेरे आगे के 30 साल को कंटिन्यू कर पाए। उस 3 साल में मैं सुबह शाम रियाज़ करता था। और रियाज़ एक साधना है, दरअसल म्यूज़िक एक साधना है। किसी भी टाइम में जब मैं हारमोनियम टच करता था, बिना नहाए नहीं टच करता था। जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ, जैसे आप कोई पूजा करते हैं तो बिना नहा के पूजा करते हैं ना, नहाने के बाद पूजा करते हैं मन को शांत करके, वैसे मैं हारमोनियम मेरे लिए, म्यूज़िक मेरे लिए पूजा ही है, पूजा ही था, पूजा ही रहेगा। उस टाइप से मैं रियाज़ करता था। और जिस टाइप से मैं सच्चाई से रियाज़ करता गया, हमारे गुरुजन के आशीर्वाद, मम्मी पापा के आशीर्वाद, हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारे जितने भी लोग मुझे चाहते हैं, सबका आशीर्वाद प्यार मिला, कंटिन्यू आगे बढ़ता गया। मैम बोले कि डिग्री भी ले लो। वैसे तो मेरा डिग्री से कोई रिलेशन नहीं था, मैं तो चाह रहा था सिंगर बनना है, सीखना है, वोकल अच्छा बनाना है, म्यूज़िक एल्बम करने हैं। मैम बोले डिग्री भी कर लो। साथ में मैम के वजह से विशारद भी मैंने कर लिया और अभी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। बहुत सारे अब ऐसे भी आ रहे हैं कि मास्टर डिग्री कर ही रहे हो तो टीचर में देख लो, गवर्नमेंट टीचर के लिए काफ़ी मैं क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट लगभग बेसिक इंस्ट्रूमेंट सारा मैं प्ले भी कर लेता हूँ और कंपोज कर लेता हूँ। इस प्रकार से मेरे ये सिंगिंग जर्नी, जहाँ से मैं सीखना शुरू किया और अभी भी कंटिन्यू है, मास्टर डिग्री हमारे चल रहे हैं। अमित जी, आपका जो ये इंटरव्यू है वो हमारे उन छात्रों के लिए जो संगीत सीखना चाहते हैं, उनके लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा। बिल्कुल सौभाग्य की बात है मेरे लिए, आपकी बड़प्पन है, केबी स्टूडियो की बड़प्पन है कि प्लीज़ उन तक ये मेरी आवाज़ जाए। तो मैं चाहूँगी कि क्लासिकल सॉन्ग। हाँ बिल्कुल। न दे ना दे ना भोरे भाइयों जागो रघुनंदन, भोरे भाइयों जागो रघुनंदन, गत वहीक भगतन और चंदन, भोरे भाइयों जागो रघुनंदन, भोरे भाइयों जागो रघुनंदन।
लगन। वाह, बहुत सुरीली आवाज़ थैंक यू आपकी। सो मच, थैंक यू सो अब मैं चाहूँगी कि आप अपना कोई फेवरेट जो आपको बहुत पसंद है हाँ। वो गाना एक सुनाएं। वैसे तो मैं राहत साहब को, नुसरत साहब को, कैलाश खेर साहब को बहुत मानता हूँ। उनके गाने ही आइए मैं सुना गाता है हूँ। आप सूफी सॉन्ग? हाँ जी, मैं सूफ़ी ही किया हूँ और मेरा घराना भी पटियाला ही है, तो मैं सूफ़ी ही किया हूँ। आइए तो मैं एक सूफी गाना हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, सूफ़ी ही मैं गाता हूँ। वैसा गाना गाऊंगा सूफ़ी में भी कि जो सारे लोग सुने हैं, सुन चुके हैं, या फिर हर जैन के लोग, हर एज के लोग उसे सुने हैं और स्वीकार पर करने भी चाहिए। बहुत सारे वैसे तो गाने हैं। हा ना हा ना दा ना 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 हीरे मोती हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया है, तू है मेरा सैया, 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 मेरा दिन खुशी से झूमे गाए रातें, सैया, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, हाय प्रीत प्रेम बारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे मोते, हाँ सैया, सैया, हाँ सैया, 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 बहुत सुरीली आवाज़, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। अखिल जी, 2019 में आपको भूमिहार प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया और टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रिका में आपके गाने को जगह मिली है, तो इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? ये मैं सामाजिक गानों में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। मेरा एक ये कहना है कि दो चीज़ें में रुचि रखता हूँ ज़्यादा करके, एक पब्लिक डिमांड होता है, एक सामाजिक होता है। तो पब्लिक डिमांड में मेरा ये कहना है कि मैं गीतकार हूँ अधूरे मोहब्बत का, मैं गीतकार हूँ अधूरे मोहब्बत का, अंजाम जानता हूँ फिर भी इसको लिखता हूँ। वाह। और सामाजिक जहाँ बात आती है तो वहाँ सामाजिक गानों को लिखने में मैं बहुत आगे रहता हूँ। कोई भी मुद्दा हो, कोई समाज हो, जहाँ जुड़े हो, जहाँ से किसी का एक संदेश सरकार तक पहुँचे। तो हुआ यूँ कि 2019 में मुझे गाना लिखने का मौका मिला था, वो एक न्यूज़ कंपनी के माध्यम से ही, और जो बिगेस्ट हिट्स भी रहा, मतदान को लेके, आओ मिलकर मतदान करें। मेरे उस गाने से ये हुआ कि इंडिया की जितनी भी टॉप लेवल की पत्रिका थी, आउट ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश के जो विदेशों में प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ilogi.com, इन लोगों ने मेरे उस गाने को सराहा
और कुछ ऐड वालों ने उस गाने को लिया। संजोग से कई दिल्ली की पार्टियां वाले भी इन्होंने उस गाने को अपने चैनल के माध्यम से चलाया। और उसी के कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड कप के सॉन्ग आए थे। तो आप लोगों को याद होगा एक बार और एक सॉन्ग चला था, टीवी पे बहुत ऐड आए थे, वो संजोग से मेरा ही लिखा हुआ है, एक बार और। तो इस दोनों गाने के बाद क्या हुआ ना कि मतलब मैं आ रहा था कई बार, तो एक सज्जन कॉल आया, किन्हीं का कॉल था मुझे याद नहीं है, तो मुझे बोला गया कि आपको नॉमिनेट किया गया है, आप आपका अवार्ड हमारे पास है, आप आके लिया जाए। तो मुझे लगा कि चलो जातिवाद का है, हो सकता है जातिवाद का हो, कि कलाकार का कोई जाति नहीं होता, लेकिन संजोग से वो बिहार सरकार का श्रेणी का पुरस्कार था। हर एक श्रेणी के लिए देती है, हर एक कास्ट वालों के लिए देती है, सरकार रखती है अपना, तो उसी के लिए था। तो उसी 2 गाने के माध्यम से मुझे ये पुरस्कार मिले, और फिर और ये पत्रिका के माध्यम में भी मैं आता रहा। हाल में ही मैंने कल परसों गाने मेरे रिलीज हुए हैं, और हर घर छाएगा भगवा रंग राम का, राम मंदिर के उपलक्ष्य में, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया है। परसों मैंने देखा है कि वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी पे उन्होंने पूरे गाने को ही डाल दिया है जी। तो यही था, बाकी कुछ नहीं लिखता रहता हूँ। जहाँ अचानक कहीं ना कहीं से कोई लिंक कहीं से मिल जाता है कि भाई आपका आ गया है, और जैसे कि अभी अमित जी ने गाया है कोरोना वाला, तो कम से कम अमीय कश्यप सर को और मुझे कम से कम रख लीजिए 50 संस्थाओं ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दिया। वाह। 50 संस्था, और सबका प्यार आशीर्वाद है, और लेखनी है, मतलब सरस्वती का कृपा है, लिखते रहो, अंजाम की चिंता मत करो। अभी 15 अगस्त का समय चल रहा है, आने वाला है, तो क्या इस विषय पे कुछ आपने लिखा है, कुछ गीत वगैरह? हाँ, मेरे वही टीसीज की बात रही थी, मैं उसी कंपनी से रिलीज हो चुका है मेरा गाना, देश हमारा है, उसके वीडियोज आने वाले हैं, और बाकी कुछ लिखा है जो अभी कुछ आने वाले हैं। लेकिन और संजोग से अमित जी ने ही कंपोज किया। बात यह है कि हमारी अमित जो की जोड़ी है ना, कम से कम 100 गाना कंपोज कर चुकी है, हिंदी भोजपुरी मिला। इसलिए आप दोनों की जोड़ी को दर्शक बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। मैं लिखता हूँ, ये भी गाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल है, हर जगह पे हर कोई गा सकता है, लेकिन हमारी जोड़ी है कुछ अच्छे से। मैं अगर शब्द अगर होता है ना कि मैं फेंक के दे दो सिक्का, तो वो बंदा उठाने वाला वही बंदा उठाएगा। अगर मैं किस्मत से फेंकूँ कुछ सीख के, तो अगर मैं देखूंगा कि वो जिसके हक में होगा वही बंदा उठाएगा, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। वही अगर मैं इनको रात में सो के ना टेढ़ा तिरछा उर्छा कुछ भी दे दूँ, रात्रि में हम लोग क्या कि कलाकार तभी जागता है जब सब सोता है। बिल्कुल। जब सब सो रहे होते हैं तब कलाकार जाग रहा होता है। मुंबई क्या बिहार क्या, हम लोग का 3 बजे सुबह रात्रि होता है। तो क्या है कि हम लोग अगर रात में नींद में आधी रात में मतलब बिखरे हुए शब्द भी दे दूं, तो संजोग से कि वो शब्द सुबह तक में समेटा हुआ मिल जाता है, माले में पिरोए हुआ मिल जाता है, समेटा हुआ मिल जाता है। वो भी एक संजोग से तभी वो शब्द, कलाकार का एक भाषा है कि कभी रास्ते वास्ते में जो शब्द आपका बहुत बेकार सा लग रहा है, कभी अचानक से लिखा हुआ शब्द है, वही आपका शब्द बहुत अच्छा हो जाता है। उन्होंने कहा ना ये क्या कि ये वाला कोरोना वाला, मुझे क्या पता था, अमित सर को भी पता नहीं था कि गाना अच्छा होगा वो। और दौर था क्या, एक होता तुकबंदी भी होता है, दौर क्या था कि उस टाइम कोरोना भारत में एंट्री हुआ था, मोदी सर ने लगाया था, लॉकडाउन लगाने की बात नहीं हुई थी उस टाइम, उन्होंने कहा था कि सम्मान कीजिए, तो उसी टाइम वो गाना निकला, और उसका फ़ायदा हम लोग को हो गया कि पूरा कोरोना भी चलना है, और जागरूकता भी हुई। सबसे बड़ा क्या, जब मैं जहाँ गया हूँ ना, बस मुझे यही गाने के बारे में पूछा जा रहा है। मैं अगर सड़क पे भी निकलता हूँ तो प्राउड फील होता है मुझे, क्या मेरे फादर को पूछता है कि ये वो आपका बेटा है लिखा था, तो वो भी प्राउड में होता है। तो बाकी सब कुछ तो चल रहा है, और कुछ अच्छे गाने हैं जो अमित जी ने गाए हैं, कुछ आने वाला भी है। एक तो मैं बनाऊँगा, हास्य है, आप उसको वो मत लीजिएगा, रिलीज होने वाला है, लेकिन मैं एक लाइन सुना सकता हूँ, हालांकि भोजपुरी है। तो काढ़ा पिलाएंगे गर्लफ्रेंड पटाएंगे, काढ़ा का दौर चला है, ये भी सही है, हास्य है, लेकिन उसमें भी मैंने एक रचना किया है कि चलो लोगों को तक संदेश पहुँचे कि काढ़ा पियो भाई। तो मार्केट है, और वो जो बोल रहे हैं ना कि फुहर का दौर, डबल मीनिंग का दौर है, तो हम लोग को भी डबल मीनिंग तोड़ मोल के लिखना पड़ता है कि लिख तो के बॉलीवुड भी लिखती है, बॉलीवुड, मैं भोजपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ है कि हिंदी का भी है। हिंदी में भी इतना फुहरता आ गया है ना, अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ गाने हिंदी के ऐसे हैं, अगर उसको भोजपुरी में कन्वर्ट करें तो बहुत ज़्यादा फुहर हो जाएगा।
अब कोई भी हिंदी गाना है, अभी जो हिंदी गाने आ रहे हैं, बड़े बड़े लेवल के गाने आ रहे हैं, बड़े बड़े गाने आ रहे हैं, उस गाने का अगर भोजपुरी ट्रांसलेट कर ले या अपना अंगिका ट्रांसलेट करे या मैथिली ट्रांसलेट करे, तो आप देखोगे कि उस गाना का अर्थ फुहर निकलता है, बिल्कुल पूरा का पूरा फुहर निकलता है। तो वैश्वीकरण के दौर में लोग भूल गए हैं कि मैं क्या करूं। अब और संजोग से कल हमारे एक शायर थे जो लिखते थे, उनका निधन हो गया, राहत इंदौरी साहब का। पूरा दुनिया उनका फ़ैन है। हम के सब हर एक आदमी, मतलब इस दौर के, नए दौर के सबसे अंतिम पन्ना हम कह सकते हैं वही थे, पुराने दौर के लास्ट पन्ना वही थे। है आपका कोई गाना जो फिल्म में आने वाला है? वही मैंने बताया था, सलीम साहब। हाँ सलीम साहब का था। और बाकी भोजपुरी के कुछ गाने हैं, और कुछ गाने अभी मेकिंग में हैं, टाइम लगता है गाने का, क्योंकि ये बिहार का बात है नहीं, दिल्ली की बात, मुंबई की बात है। तो बम्बई दिल्ली का बात होता है तो वही, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में रोशन सर का कृपा है कि हम लोग बेगूसराय को अब कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं। अखिल जी और अमित जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए केवी स्टूडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ केवी स्टूडियो का, पुष्पांजलि जी का, डॉक्टर रोशन सर का। उन्होंने मौका दिया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और मैं अपने आवाज़ को रख सका, अपने दिल की बात को रख सका, अपनी ख्वाहिश को रख सका। और प्लीज़ ग्रहण करें, पेज को लाइक करें, फॉलो करें।